अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज का पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल ख़ान। नई हुकूमत बन चुकी है, इलेक्शन हो चुके हैं, सदर का इंतखाब भी हो चुका है, वज़ीर आज़म का इंतखाब भी हो चुका है। अब कैबिनेट बनने जा रही है और प्रोविंशियल कैबिनेट की अगर बात कर लें तो वो पहले बनती नज़र आ रही है और फिर उसके बाद जो फेडरल कैबिनेट है उसको भी तश्कील दी जाएगी। उसकी सवाल ये नहीं पैदा होता कि कैबिनेट बनेगी या नहीं बनेगी, पीपल्स पार्टी उसका हिस्सा होगी या नहीं होगी, नून लीग के कितने वज़रा जो है वो मेन मिनिस्ट्रीज़ लेकर बैठेंगे या फिर जो MQM है उसके पास कितनी मिनिस्ट्रीज़ होंगी। सवाल ये है कि इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है कि IMF के पास एक डील मुकम्मल होनी है। यकीन दहानी तो कराई जा रही है कि डील हो जाएगी, लेकिन जिसके एवज़ हमें बड़े जो टैक्सेस हैं वो लागू करने होंगे। ये भी बात सामने आ रही है कि सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो पहला जो बजट जून में पेश करना है वो भी समझा जा रहा है। लेकिन फवाद चौधरी साहब ने ये कहा कि अगर मौलाना साहब को नहीं मनाते हैं शहबाज शरीफ साहब तो ये हुकूमत 1 साल से ज़्यादा चलती नज़र नहीं आ रही है। इस हुकूमत को अपने ही जो माजी करीब के हलीफ हुआ करते थे वो हरीफ बनते नज़र आ रहे हैं। उन चैलेंजेस का सामना है। और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि जो इस वक्त PTI है उसके जितने अराकीन हैं वो स्ट्रॉन्ग अपोजिशन करने के लिए तैयार हैं। असम्बली के अंदर खूब गरज बस रहे हैं, नारेबाजी भी हो रही है। हुकूमती जो इस वक्त मेंबर्स हैं उनको बात करने के अंदर दुश्वारी का भी सामना है, अपना नैरेटिव भी बताने के अंदर दुश्वारी हो रही है। ये तमाम चीज़ें से लग रहा है कि बड़ी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन जो है वो इस बार फेस करनी पड़ेगी। इस हुकूमत को जो कि माजी के अंदर PDM हुआ करती थी, उस वक्त हमने देखा था कि खान साहब ने असम्बली से बॉयकॉट कर दिया था, इतना ज़्यादा मसला नहीं होता था। अब ये असम्बलीज का हिस्सा है, अब देखना है कि किस तरह से बिल पास कराए जाएंगे, किस तरह से जो है वो प्रोसीडिंग्स होंगी असम्बली की। इन तमाम चीज़ों पर बात कर लेते हैं कि ये साल हुकूमत के लिए कितना टफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि बिजली के निर्ख की बात कर ली जाए, गैस के निर्ख की बात कर ली जाए, या फिर पेट्रोलियम मसनूआत की बात कर ली जाए, या फिर बढ़ते हुए गुज़िश्ता एक हफ्ते के अंदर डॉलर के रेट की बात कर ली जाए, तमाम चीज़ें ऊपर जाती नज़र आ रही हैं। और फिर ये रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना है, इसके अंदर भी हम देखते हैं कि अशिया खुर्दनोश की कीमतें आसमान को छू जाती हैं। प्राइस कंट्रोल लिस्ट की अगर बात करते हैं तो वो कहीं एग्जिस्ट करती नज़र नहीं आती है। इन तमाम चीज़ों के लिए हमारे साथ इस वक्त सीनियर एनालिस्ट हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं अनवर खुर्शीद साहब। अनवर खुर्शीद साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जानना ये चाहूँगा कि इस वक्त हुकूमत का 1 साल जो पहला साल है 2024, इसको कैसा देख रहे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम, सबको मेरी तरफ से रमज़ान की मुबारक हो। तो मैं ये जो हुकूमत अभी आई है तो अभी इनकी कैबिनेट बनेगी, वज़रा वगैरह जो हैं इनके वो बनाए जाएंगे, वज़ारतें दी जाएंगी। तो उसके बाद फिर चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता शुरू होगी। अभी इसमें और चंद दिन और मज़ीद लगने हैं। दूसरी बात यह है कि ये हुकूमत से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस वही वाली हुकूमत है जो 16 महीने हमारे ऊपर हुकूमत करके गई हुई है। ठीक है, या तो कोई चेंज कोई आई होती, कोई नई हुकूमत आई होती, कोई नई पार्टी आई होती, या कोई नए लोग आए होते, तो फिर तो ये था कि हम उसके बारे में कुछ कह सकते हैं। ये कंटिन्यूएशन होगी उसी 16 महीने की। अगर ऐसे था कि जैसे हुकूमत आई थी 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो उसमें बहुत बड़े फलाज थे, बहुत बड़ी उसके अंदर ऐसी प्रॉब्लम्स आई कि हम मजीद मकरूज होते गए, अगर मजीद हम नीचे जाते गए। उसका एक नीचे जाने की एक स्पीड थी, वो स्पीड थी, किसी जगह पे हम नीचे नहीं गए, एक स्पीड बरकरार होगी, कभी नीचे होगी। मगर 16 महीने की हुकूमत ने उस स्पीड को इतना तेज किया नीचे जाने में तो वो जल्दी जल्दी के जैसे पता नहीं क्या होने वाला, जल्दी जल्दी कर रहे हैं, जल्दी जल्दी जितना मुल्क को नुकसान पहुंचाया जा सकता पहुंचाया जाए। एक बात, और दूसरी के कंट्रोल करने की कोशिश अगर की गई तो वो हो नहीं पा रहा था। तो जल्दी जल्दी जान छुड़ाने की उस पे थी, तो जान छुड़ा लिया उन्होंने। मगर लकीली कहें अनलकीली कहेंगे, या जैसे दुनिया कहती है, जैसे पूरा पाकिस्तान, न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बाहर के मुल्क के तमाम जो क्या कहते हैं, मीडिया भी कहते हैं और लोग भी कहते हैं कि जिस तरह से ये आए हैं, अब उसको बार बार उसको 47 और 45 वाली चीज में हम जाते नहीं है। सबको पता है, उनको भी पता है, जो आए हैं उनको भी पता है, जो लाए उनको भी पता है, जो कुछ भी है वो सबको पता है। उसके अंदर के कोई ये कहे कि नहीं इस पे बहस, अब इस पे बहस करने की जरूरत नहीं है। 47, 47 और 45 वाली बात खत्म। ठीक है, अब चलना है इन्होंने, ये अब इसको चला नहीं सकते। पहले तो आ गया रमजान का महीना। अब ये रमजान के महीने में ये है कि चीजें वैसे नॉर्मली एक हमारी वो बनी हुई है
मिथ सी बनी हुई है कि ये रमजान में महंगाई होती है, और ज्यादातर सिर्फ पाकिस्तान या कोई और भी मुल्क हो गया ऐसा, मुझे मेरे नजर में गुजरा नहीं अभी तक कि वहाँ पे रमजान में महंगाई होती है। पर बाकी जो गैर मुस्लिम ममालिक हैं उसमें रमजान में खास तौर पे मुसलमानों के लिए चीजों को सस्ता किया जाता है। अच्छा। मगर हमारे यहाँ तो हो गया, हमारा भी शायद कोई हमारे बड़े बुजुर्गों का ये हिस्सा हो, हमारे रगों में ये चीजें रच बस गई हैं कि हमने ये गलत काम जो करना हमारे लिए कोई ईमान की हैसियत रखता, नऊज़ बिल्लाह, कोई ऐसी। अच्छा अनवर साहब, इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज आपको क्या नजर आ रहा है? अभी जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है यानी कि IMF, वो सबसे बड़ा चैलेंज है, या फिर बजट पेश करना इस वक्त बड़ा चैलेंज नजर आ रहा है? मैं तो समझता हूँ ये दोनों कोई चैलेंज नहीं समझता जी इन चीजों को, क्योंकि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो IMF जो है वो तो चाहता है कि मैं मुर्गे फंसाऊं। अच्छा। उसका तो अजल से काम यही है, मुर्गे फंसाऊं। तो ऐसे ही है जैसे आप देख लें कि बैंक वाले जो आपके ऊपर आते हैं कि हमसे गाड़ी ले लो, हमसे कर्जा ले लो, हमसे गाड़ी ले लो, हमसे कर्जा ले लो, उनके बाप का माल नहीं होता वो। ऐसी बाकी जो दूसरे क्लाइंट्स होते हैं उनका माल हो, उनके पैसे पड़े होते हैं, उन्हीं के पैसे हमें देते हैं, जबरदस्तियां करते हैं। कौन कहता है आपको? क्योंकि आम आदमी आप किसी को कहते हैं यार तुम मुझसे कर्जा ले लेना, महीने बाद 10 साल बाद वापस कर देना, कोई नहीं कहता। ये उस कर्जे के ऊपर सूद लेते हैं, उस कर्जे के ऊपर सूद भी लेते हैं। एक तो ये बात होगी, दूसरा उस कर्जे के मुताबिक बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको आपने कंप्रोमाइज करना होता है। एक इंडिविजुअल अगर कर्जा लेता है तो वो भी कंप्रोमाइज करता है और अपनी जान माल इज्जत भी दे देता है वो। और इसी तरह जब मुल्क वो अपने कर्जा लेता है तो कंप्रोमाइज करता है, वो अपनी जान माल और इज्जत भी देता है। तो वो इज्जत क्या है? किसी तरह की हम बेकारी, हमारी इज्जत जा रही है कि हम बेकारी हैं, दुनिया भर में हम बेकारी मशहूर हैं, तो वो तो देगा। इसमें कोई वो नहीं है, ये एक मीटिंग होगी, यस नो, आगे पीछे खींचा खांची, और खींचा खांची के बाद एक स्टेज ऐसी आएगी कि उस स्टेज पे कि हम कामयाब हो गए, IMF के साथ हमारे मुज़ाकरात कामयाब हो गए, उससे तो देने ही देना है, आपको नीचे लगाना है। नीचे तो लगे हुए हैं ना, नीचे प्रेस करने की है ना। अगर आपका इस वक्त प्रेशर उनका 75% है तो उसको 80, 85, 90 पे लेके जाना है प्रेशर को, कि आप अंडर प्रेशर हो जाएंगे और मुल्क जो है वो कर्जे के बोझ तले दबता जाएगा और गुर्बत की तरफ हम बढ़ते जाएंगे। हमारी जो अवाम है वो उसके ऊपर बोझ पड़ेगा। फिर टैक्सों का ज़ाहिर है पैसा जो वापस भी करना है, दो बातें, एक तो पैसा वापस करना है और उसके ऊपर सूद वापस करना है। दोनों आप कहाँ से करेंगे? इसी अवाम के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस लगाएंगे, ये कम कर दो, ये बढ़ा दो, ये बढ़ा दो, ये कम कर दो। अल्टीमेटली एक बेचारा जो रेडी चलाने वाला, टांगा चलाने वाला, इससे भी नीचे और नीचे से नीचे लेवल पे अगर भीख मांगने वाला भी कोई मोबाइल कॉल करता है ना, तो उसके ऊपर भी आपको टैक्स लेना पड़ता है। तो ये वाला जो टैक्स है, ये अवाम के ये वाले जो पैसे हैं ये इधर से निकलते हैं। जब फंड आते हैं तो उसमें से जो फिर वो क्या कहते हैं, अंधा बांटे रेडियां, वो अपने घर, तो वो अपने अपनों को, तो वो जब कर्जे आते हैं तो फिर बांटे ऐसे ही जाते हैं, ऐसे आगे उनको। तो लेकिन अनवर साहब, आपको नहीं लगता कि पिछली जो हुकूमत PDM की रही है उसके बाद फिर वो इंटरिम गवर्नमेंट रही है, तो इन दोनों हुकूमतों के अंदर जो कुछ हुआ है उसके बाद अब ये जो हुकूमत आती है तो उसके लिए ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि ये वही हुकूमत है जो माजी के अंदर, माजी करीब में रही है ना, PDM 2 इसको समझ लें अगर हम, तो ये अपनी ही कारकर्दगी बताएगी, या फिर ये पिछले जो 18 वाली कारकर्दगी है उससे मवाजना करेगी अपना, खासतौर पे फेडरल के अंदर। और ज़रा पंजाब के ऊपर भी एक कमेंट कीजिएगा, मरियम साहिबा के ऊपर, कि किस गवर्नमेंट को कंपैरिजन करेंगी वो? जी वो जो है ना, क्योंकि पहली बात तो ये PDM 2 ना कहें, आप इसको PDM 3 कहें, क्योंकि जैसे आपने खुद फरमाया कि PDM की गवर्नमेंट के 16 महीने के उसके बाद इंटरिम जो सेटअप था, इंटरिम सेटअप भी बिल्कुल उन्हीं फुट स्टेप पे चलता रहा है कि जिस पे PDM चलती रही है। उसी तरह मुल्क को नीचे ले जाने, क्योंकि इंटरिम में कम से कम चाहिए था कुछ बेहतर हो जाए, मगर वही लोग थे जो PDM वाले लोग थे और अभी भी वही लोग हैं जो PDM वाले थे। तो लिहाजा
कोई कभी हो ही नहीं सकता कि वो कहते हैं ना आम सी जुबान में कि अपने पेट से कौन कीमीज उठाता है। इन्होंने कभी भी पीडीएम की 16 महीने की हुकूमत को नहीं डिस्कस करना, कभी इन्होंने इंटरिम हुकूमत को डिस्कस नहीं करना, और ना इन्होंने 2018 से पहले 2008 तक कोई किसी चीज को डिस्कस करना है, ना वो 10 साल ना ये वाले 16 महीने। इन्होंने जब भी बात करनी है 3.5 साल की बात करनी है, 18 से 22 की बात करनी है। उन्होंने उठा के हर बुरे काम को, ठीक है बुरे काम किए होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में भी बहुत करप्शन हुई होगी, लाजमी हुई है, हुई होगी, क्या हुई है, क्योंकि होती रही है, करप्शन बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। जो 13 में थी वो जो 8 में थी वो 13 में ज्यादा हुई, जो 13 में थी 18 में ज्यादा हुई, जो 18 में थी वो पीडीएम में ज्यादा हुई 22 में, और जो 22 में थी अब 24 में वो 25 में और ज्यादा होगी। करप्शन भी बढ़ेगी, हर चीज बढ़ेगी, जो आप गलत चीज को कहते हैं वो बढ़ेगी। जब तक कि इसको सही तरीके से कंट्रोल करने वाले इसको कंट्रोल नहीं करेंगे। कंट्रोल करना आसान है, सिर्फ चाहत चाहिए, विल पावर होनी चाहिए। विल पावर भी है पर विल नहीं है। जब तक विल नहीं होगी, देयर इज अ विल देयर इज अ वे। इनके पास जब तक विल नहीं होगी कोई काम नहीं हो सकता, पॉजिटिव काम नहीं हो सकता। पहला बजट ये पेश करने जा रहे हैं इस वक्त जून में, जब बजट पेश करेंगे, आपको याद होगा पीडीएम की गवर्नमेंट के अंदर ये मिनी बजट के नाम से जो है एक बजट लेकर आए थे, जिसके अंदर तकरीबन कोई 200 अरब रुपए से ज़ायद के टैक्स लगाए गए थे। 4 सेक्टर्स उसके अंदर बयान किए गए थे। एरोप्लेन्स और एयरलाइंस के टिकट्स के ऊपर पैसे बढ़ाए गए थे। जो तंबाकू नोशी है उस जो सिगरेट्स वगैरह हैं उनके ऊपर टैक्सेस बढ़ाए थे। फिर आपके जो कस्टम ड्यूटीज़ हैं या फिर जो आपकी एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ थी उस पर पैसे बढ़ाए थे। फिर जो बिजनेसमैन तबका था उस पर कोई 7 किस्म के टैक्सेस लागू कर दिए गए थे। ये तमाम चीज़ें थी। मिनी जो बजट था, रेवेन्यू जनरेटिंग बजट, ये उसी तरह का कोई बजट लेकर आएंगे इस बार भी जून में, या फिर कुछ रिलैक्सेशन होगा एक आम आदमी के लिए? जो बड़ी बड़ी बातें की थी ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ ने, नवाज शरीफ ने या फिर दीगर सियासी जमातों ने। जी बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया बिलाल भाई। देखें कि ये रिलैक्सेशन या कोई थोड़ा सा रिलीफ या कोई थोड़ा सा यानी कि कोई इस किस्म की जो आपने अल्फाज 2-4 और भी अगर आप शामिल कर लेना, ये उस जगह पे होते हैं जहाँ पे घर में दाने होते हैं। तो हिंदू जबान में कहते हैं घर दाने नहीं तो माँ जंदरा को गई है। जंदर कहते हैं वो चक्की जहाँ से आटा होता है वगैरह वगैरह। तो अब किसी इंसान के घर में दाने है नहीं है तो वो क्या, किसी को क्या खिलाएगा? तो पहले अपने अपने दाने तो पूरे करें ना, अपने पास तो कुछ हो ना। जब गवर्नमेंट के पास है ही कुछ नहीं, वो खुद कर्जे पे मकरूज है और कर्जे पे कर्जा लिए जा रही है, तो वो किस चीज का रिलीफ? आप नहीं कहाँ से रिलीफ मांगते हैं? रिलीफ तो उस चीज के तो मुखैर हजरात है, रिलीफ मांगा जाता है। आप एक मांगने वाले से रिलीफ किस चीज का मांगेंगे? मांगने वाला आपको ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम एक ही चीज दे सकता है, वो है दुआ। तो आप हुकूमत से आप सिर्फ दुआएं, हाँ जी, तो हुकूमत से आप सिर्फ दुआ मांग सकते हैं। किसी किस्म का रिलीफ सोचें भी ना। अगर आपको मिल गया तो शायद हार्ट अटैक ना हो जाए अवाम को। क्या अवाम के लिए कि पेट्रोल अगर 250 रुपए या 200 रुपए हो जाएगा ना, तो अवाम, सारी अवाम को हार्ट अटैक हो जाएगा। इसको 300 पे जाने, 350 पे जा, ये ऊपर बढ़ती जाएंगी ये चीजें, डॉलर बढ़ता जाएगा। कोई प्लान के बगैर आए हुए हैं, प्लान के बगैर कुछ हो भी नहीं सकता। तो ये तो खुशकिस्मती है। मैं कहता हूँ बहुत ही लकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत हो जाती तो उनका हाल इनसे भी बुरा होता है। ये तो फिर 2-3 है ना मिल के यानी कि पकड़ते हैं, चारपाई को भी उठा सकते हैं, पाकिस्तान को उठा सकते हैं। वो तो अकेला क्या कर लेता, वो ज्यादा जलील होते। तो अब ये होंगे, होने दें इनको। मुझे नहीं लगता कि ये अल्लाह करे। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह करे बेहतर से बेहतर हो। हमारी दुआएं हैं, और वही वाली बात है, वो हम बेकारी लोग, हम दुआएं दे सकते हैं सिर्फ। ठीक है। नहीं, मेरी अपनी पर्सनल ख्वाहिश भी ये है और तज्जिया भी ये है कि जो शख्स इलेक्ट होकर आया है आप उसको 5 साल पूरे करने दें। ये जो अदम एतमाद की तहरीक आ जाती है, फिर ये जो इस वक्त इत्तेहादी होते हैं वो इत्तेफाकी भी होते हैं और फिर वो अलग हो जाते हैं, वो हरीफ बन जाते हैं। तो इसमें मसला ये होता है कि फिर जो शख्स अगर गलत कारकर्दगी दिखा रहा है, ख़राब कारकर्दगी दिखा रहा है, आप उसको कंप्लीट करने दें, खुद उसका वोटर सपोर्टर कट जाएगा। आप बीच में रोककर उसको लीडर बना देते हैं, लेजेंड बना देते हैं। यही कुछ आपको लगता है क्या कि इस वक्त की जो हुकूमत है इसके सियासी हलीफ हुआ करते थे मौलाना फजल रहमान साहब, अब फजल रहमान साहब तो अपोजिशन का रास्ता इख्तियार कर चुके हैं। फवाद चौधरी भी कह रहे हैं कि अगर मौलाना को नहीं मनाया तो 1 साल के अंदर ये गवर्नमेंट जाती नजर आ रही है। आपको लग रहा है कि ये वही स्क्रिप्ट है जो पुराना स्क्रिप्ट था?
جی مولانا کا اس میں بہت زیادہ عمل دخل نہیں ہے. اس میں بات اصل میں یہ ہے کہ یہ جس وقت یہ آتے ہیں نا، یہ والے جو جس طرح سے آتے ہیں، یا پھر 47 پہ آتے ہیں، ہمیشہ 47 پہ آتے رہے ہیں. 45 پہ شاید ہی میں نے تو نہیں دیکھا 45 پہ کوئی آیا ہو. جو بھی آیا ہے، اب بڑی کھل کے میں نے بات کیا کہ سارے 47 پہ آتے ہیں. جب 47 پہ آتے ہیں تو سال 2 سال بعد یہ 45 والے بننے کی کوشش کرتے ہیں. پھر جو 47 والوں کو کہتے ہیں کہ ہم تو 45 والے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں اچھا اب تو مانگے دکھاتے ہو، تو پھر وہ اس کو اپنی وہی جگہ دکھا دیتے ہیں. تو اگر انہوں نے وہی جگہ دکھائی اور کو مجبوراً ہو جاتی ہے کوشش آہستہ آہستہ نا، عوام جب شور مچاتی ہے تو پھر یہ 45 والے بننے کی کوشش کرتے ہیں. اور وہی ہوتا ہے پھر، جیسے میاں محمد نواز شریف نے کیا، یوسف رضا گیلانی نے کیا، عمران خان نے کیا، اور یہ تینوں وزیر اعظم اپنی وہ پورے نہ کر سکے. تو یہی حال ان کا بھی ہوگا. یہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں سنبھال سکتے، یہ جان چھڑانے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے نا، وہ کہتے ہیں نا کمبل سے، جب وہ کمبل، تو میں تو کمبل کو چھوڑتا ہوں، کمبل مجھے نہیں چھوڑتا. تو ان کو کمبل چھوڑے گا نہیں، کوشش کرتے رہیں گے. 16 مہینے بھی بڑی کوشش کی انہوں نے اپنی جان چھڑانے کے لیے، میاں محمد شہباز شریف نے، مگر ان کی جان نہ چھوٹی ان 16 دنوں میں. اور ابھی مجھے نہیں لگتا کہ کیا ہوگا، مگر یہ ہے کہ ابھی بڑے میاں صاحب کا کچھ دائیں بائیں ان کی سیٹلمنٹ ہوگی تو پھر آگے کوئی چیز سمجھ آئے گی. بڑے میاں صاحب بھی بہت ضروری ہیں. نواز شریف صاحب کی اگر بات کر لی جائے تو عرب ممالک کے ساتھ کافی اچھے تعلقات ماضی میں بھی دیکھے ہم نے، اور ابھی ریسنٹلی بھی جو ہے وہ تعلقات ہم نے دیکھے. تو آپ کو لگتا ہے کیا عرب ممالک سے کسی قسم کی بڑی ہیوی انویسٹمنٹ کی توقع کی جا سکتی ہے ان 1-2 سالوں کے اندر نواز شریف صاحب کے ہوتے ہوئے؟ میں نہیں سمجھتا کہ جی بڑے میاں صاحب کو، نواز شریف صاحب کو انوالو کیا جائے گا کسی کام میں. اگر وہ انوالو ہونے کی کوشش کریں گے تو ان کو پھر رستہ دکھایا جائے گا. تو ان کو بھی چاہیے کہ خیر خیریت سے اچھے، ان کے بھی اچھا یہ ہے کہ وہ اپنا بستر لپیٹے اور واپس چلے جائیں، اسپتال چلے جائیں. تو اچھا، آپ کو لگتا ہے کیا آپ کو انور صاحب، کیا آپ کو لگتا ہے کہ انٹینشنلی جو ہے وہ میاں صاحب کو پیچھے رکھا گیا ہے کیا؟ جی 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 انٹینشنلی، اور ان کو پتہ بھی ہے یہ وہ ویسے ہی پنگا کر رہے ہیں. تو ان کو پنگا نہیں کرنا چاہیے، اپنی عزت بچائیں، اپنے بیٹوں کے ساتھ جا کے آرام سے رہیں اور بھول جائیں پاکستان. آپ کو وجہ کیا لگتی ہے ان کو پیچھے کیوں رکھا گیا؟ میاں صاحب کو تو بلایا، کہتے ہیں کہ بلایا گیا، آپ لوگ کہتے رہے سارے، جو خاص طور پر جو اینالسٹ سے وہ بتاتے تھے کہ بھئی یہ تو لاڈلے پلس، ان کو بلایا گیا. جب بلایا تو پھر ایسے رسوا کیوں کریں گے؟ جی وہ بلایا گیا. وہ میں نے ایک مووی دیکھی تھی، اس میں اس نے کہتا ہے، اس کو ہیرو کہتا ہے ولن کو، تو آیا نہیں ہے، تجھے بلایا گیا ہے. تو اس کو بلایا گیا تھا، پھر اس کو فارغ کر دیا گیا تھا. ان کو بلایا گیا تھوڑا سا ریلیف دینے کے لیے کہ چلو ہو سکتا ہے کہ 20 کی بجائے 40 سیٹیں نکل آئیں گی. مگر وہ 20 سے 40 نہ ہو سکی، جو بھی آئیں اس 47 پہ آ گئی، 80 ہو گئی. مگر وہ 20 سے 40 کے لیے کہ کیونکہ کچھ لوگ بڑے میاں صاحب کے حق میں ہیں، کچھ لوگ چھوٹے میاں صاحب کے حق میں ہیں. تو زیادہ تر لوگ بڑے میاں صاحب کے حق میں ان کے نام سے جانتے ہیں اس کو. تو اس لیے ان کو بلایا گیا کہ پہلے تھوڑا سا کر لیں. تو اب یعنی کہ ان کا کام پورا ہو گیا نا. جیسے ایک 5 سالہ وزیر اعظم کو یا گورنمنٹ کو 5 سال کے لیے بلاتے ہیں، تو ان کو جس مقصد کے لیے بلایا گیا تھا وہ مقصد پورا ہو گیا. اب ان کو واپس جا کے آرام کرنا چاہیے، ان کو پنگا نہیں لینا چاہیے. اگر جتنا بھی پنگا لیں گے نا، پنگا نہیں کہنا چاہیے، یعنی کہ مداخلت نہیں کرنی چاہیے. اور جتنی بھی مداخلت اگر خلوص نیت سے بھی کریں گے نا، وہ پھر بھی ان کو منہ کی کھانی پڑے گی، ان کی بےزتی ہوگی. بہتر ہے اپنی عزت بچائیں. وہ نہیں، ماضی کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی اگر کوئی پسندیدہ شخصیت ہے یا پھر کوئی ایک قربت رہی ہے نون لیگ میں سے، تو وہ شہباز شریف رہے ہیں، چاہے وہ معاملات ہوں، چاہے وہ سیٹل ڈاؤن کرانے کی باتیں ہوں، تمام چیزیں ہوں. جی آپ کے جملے کو میں ریفرین کرتا ہوں کہ میاں محمد شہباز نواز شریف کے لیے اچھی خواہشات نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کی. میں سمجھتا ہوں، یہ مجھے کسی نے بتایا نہیں ہے، میں فیل کر سکتا ہوں. اچھا، مطلب آپ کو یہ فیلنگز آ کیوں رہی ہیں کہ نیک خواہشات نہیں ہیں؟ تو اتنا کچھ ہوا، اتنا سیاسی پارٹیوں نے باتیں کی کہ یہ لاڈلے پلس ہیں، یہ تو الٹرا پرو میکس پہ لے گئے تھے میاں صاحب کو. تو پھر وہ اگر نیک خواہشات نہیں تھیں تو پھر کیسے آتے کے ساتھ ہی وہ بیل ہو جاتی ہے، پھر بری ہو جاتے ہیں، پھر اہلی ہونے لگ جاتی ہے، پھر وہ کاغذات بھی جمع ہو جاتے ہیں، پھر وہ صبح تک جو ہے وہ نمبر کم تھے، یاسمین راشد صاحبہ کے زیادہ تھے، وہ پھر جیت بھی جاتے ہیں. ہاؤ از اٹ پاسبل اگر یہ فیوریٹ پرسنالٹی نہیں ہے؟ کیا یہ تمام اتفاق ہیں؟
نہیں اس میں کچھ باتیں تو ایسی ہے نا کہ ان کو لانا مجبوری تھی کہ لائیں گے تو تب بھی مسلم لیگ اٹھے گی، وہ نہیں آئے، وہ باہر ہوں گے تو مسلم لیگ نہیں اٹھے گی۔ یہ کوئی پی ٹی آئی تو ہے نہیں ہے کہ اندر بیٹھا ہوا اور باہر 2/3 میجورٹی لے گیا ہے۔ یہ تو وہ لوگ جانتے ہیں، لوگ ابھی پاکستان مسلم لیگ کے جو ووٹر سپورٹر ہیں وہ جو لوگ اس کو پٹواری کہتے ہیں، یہ اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ پٹواری پڑھا لکھا وہ پڑھا لکھا افسر ہوتا ہے ریونیو میں، تو وہ پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہیں بیسیکلی۔ نون لیگ والے کوئی جاہل نہیں ہیں، وہ سمجھتے ہیں، وہ ان سب چیزوں میں انور صاحب پیپلز پارٹی کا کیا کردار ہے؟ صدارت مل چکی ہے اور گورنر شپ بھی جو ہے وہ ہاتھ آ جائے گی، لیکن کردار کیا ہے اگر یہ حکومت ڈوب جاتی ہے؟ تو اس ڈوبنے کے اندر جو فیکٹرز ہوں گے، کیا ان فیکٹرز میں سے ایک فیکٹر پیپلز پارٹی بھی ہوگی؟ جی اگر حکومت ڈوب بھی جاتی ہے تو پیپل پارٹی اپنا جھنڈا اوپر لگائے ہوئے اس کا لگا رہے، اگلے 5 سال اس کو صدر کو کوئی ہلا نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، آپ کا وزیر اعظم جا سکتا ہے، آپ کی پارلیمنٹ جا سکتی ہے، آپ کی صدر نہیں جا جا سکتا۔ سکتی ہیں، صدر اگلے 5 سال رہے گا، مجبوراً بھی آپ کو رکھنا پڑے گا، تو وہ اپنی پاور میں رہے گا۔ یہ کوئی عارف الوی یا صدر ممنون حسین یا صدر وہ ہمارا وہ فضل حق چودھری نہیں ہے، اچھا، یہ آصف علی زرداری ہے، یہ مضبوط صدر ہے، ڈکٹیٹر ٹائپ صدر ہے، یہ ملک چلا سکتا ہے۔ تو لہذا ان کو انہوں نے اپنی جگہ اچھی طرح گورنر لے لی ہے۔ انور صاحب آپ کی بات سے ذرا سا میں ایک سوال یہاں پر کروں، ڈو یو تھنک سو آصف علی زرداری کوڈ بی دا ادر آپشن کہ ملک چلا سکیں؟ جی نہیں، آپ کا کیا کوشچن کیا کیا، دوبارہ کریں۔ میں سوال یہ کر رہا ہوں کہ آصف علی زرداری کیا یہ آپشن ہو سکتے ہیں ملک چلانے کے لیے؟ نہیں فی الحال ایسی کوئی بات نہیں، فی الحال ایسی کوئی بات نہیں ہے، مگر اگر فرض کرے کہ جیسے کوئی نو کانفیڈنس دوبارہ آ جاتی ہے یا ٹیکنوکریٹ کی حکومت آ جاتی ہے یا کچھ ایسے جیسے اگر کوئی سینیریو چینج ہوتا ہے ان 5 سالوں میں، تو ان کے پاس ایک مضبوط بندہ بیٹھا ہوگا اسلام آباد میں، وہ ہوگا صدر۔ چلیں ٹھیک ہے، مطلب اسی لیگیسی کو کنٹینیو کیا جا سکتا ہے۔ جی بالکل وہ والی جو انٹرم گورنمنٹ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کہہ سکتے ہیں، وہ بہتر ہے۔ لہذا اس پورے الیکشن میں کامیابی صرف 2 شخصوں کی ہوئی ہے، 2 شخصیت کی کامیابی ہوئی، ایک عمران خان کی ہوئی ہے، دوسرا آصف علی زرداری کامیاب ہوئے۔ اچھا چلیں، بڑا وزنی جملہ ہے آپ کا یہ، بہرحال بہت شکریہ۔ آپ انور خورشید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بقول ہمارے انالسٹ کے 2 لوگوں کی کامیابی ہوئی ہے، ایک خان صاحب کی اور ایک زرداری صاحب کی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان دونوں میں سے بہترین کامیابی کس کو حاصل ہوگی اگلے 1 سے 2 سالوں کے اندر، اور ملک کو کس طرح سے چلائے گی حکومت۔ یہ بہت بڑا چیلنج ہے، اس پر ملٹیپل آف پروگرامز جو ہے ہم کرتے رہیں گے۔ ہمارے ساتھ اکانومسٹ بھی موجود ہوں گے، انالسٹ بھی موجود ہوں گے، اور جو سیاسی طور پر گہری نگاہ رکھتے ہیں، ماضی کی غلطیوں سے جو ہم نے سیکھا ہے، ان تمام تاریخ کو بیٹھ کر یہاں پر بتاتے ہیں۔ تو وہ تمام لوگ موجود ہوں گے اس رمضان المبارک کے اندر۔ ہم پتہ لانے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح سے ملک چل رہا ہے اور کس طرح سے چلایا جا رہا ہے۔ پروگرام کا وقت ہوا، اللہ حافظ۔